जो भी मेरा दोस्त था हाँ। सब गलत टाइप का आदमी सब था। मैं अपने गांव का पहला बीएससी, जब जल्दी फिरौती नहीं दिया तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मार देता था। अच्छा। और सीनियर के साथ रखने पर सीनियर लोग काम कराता, कोई कहेगा मच्छरदानी टांग दीजिए, अच्छा। कोई कहेगा जाओ रैगिंग, मिनी रैगिंग टाइप। हाँ, मिनी रैगिंग टाइप होता है ना। इस 29 साल के जॉब में काफ़ी कुछ आपने देखा, उतार चढ़ाव, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपने, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो थोड़ा उससे संबंधित एक सवाल कर लेते हैं। तो इस पूरे उतार चढ़ाव में युवाओं की जो भूमिका है, बहुत सारे केस आपने सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे केस में आपकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। तो आज जो देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो है किसी केस में फंस जा रहे हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक छोटी एफआईआर हो गई, पूरा परिवार पिस जाता है उसमें। कभी कभी लगता है कि जो कभी सोचा नहीं था, जो परिवार बड़ी आसानी से अपने खाने पीने की जुगाड़ करता था, लेकिन बच्चा एडवांस होने के चक्कर में किसी गलत संगत में आ गया और वो डाइवर्ट हो जाता है। तो वैसा कोई केस आपके नजर में है जब कोई ऐसी घटना घटी और कोई युवा ऐसा था जो उसमें शायद डायरेक्टली संलिप्त नहीं था, लेकिन ग्रुप की वजह से फंस गया और पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो गया? ऐसा कोई घटना या कुछ संदेश? ऐसा तो बहुत सारा पटना में ही थे। 2007 में थे हम पटना में, 6 से 10। उस समय पहले किडनैपिंग का जो दौर शुरू हुआ तो उसमें मैच्योर क्रिमिनल किडनैप करते थे, किसी को उठाना, चाहे कहीं छुपा के रखना, फिरौती वसूलना होता था। लेकिन बाद में सारा क्रिमिनल पकड़ाने लगा, बहुत तगड़ा ऑपरेशन चला था 6 साल में। अच्छा। और इतना मतलब जो भी किडनैपिंग होता था करीब करीब पकड़ा जाता था। जब पकड़ाना शुरू हुआ तो जो बड़ा क्रिमिनल था वो क्या किया कि वो बच्चा से क्राइम कराना शुरू कर दिया। अच्छा। अपने स्वयं नहीं करता था, एक हेड रहता था और नया नया बच्चा तैयार करता था जिसको पता नहीं है कि ये काम करेंगे तो हमको क्या सजा मिलेगी, और उससे जो है बच्चा को अपहरण कराना, कुछ कराना, ये सब शुरू कर दिया। मतलब चंद पैसा दे करके उनको बना देना। बच्चा से ही किसी बच्चा को बुला लिया और उसको अपना छुपा के उसके गार्जियन से फिरौती मांगा। जब जल्दी फिरौती नहीं दिया तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मार देता था। अच्छा। और उसका कपड़ा दिखा के, जूता दिखा के गार्जियन को कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, आप पैसा फिरौती लेकर। तो वैसे में जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बच्चों में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहीं गलत जगह इन्वॉल्व ना हो जाए, या कोई वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके लिए संदेश हो? जैसे देखिए, 10 के पहले बच्चा जो 10 तक होता है ना, उसके पहले अगर कोई भी बच्चा गड़बड़ होता है उसमें गार्जियन की गलती है। अच्छा, 10th के पहले? 10th के पहले, ठीक है। गार्जियन उस पर अपना निगरानी रखे कि बच्चा स्कूल जा रहा है, कितना बजे गया, कितना बजे आया, टाइम टेबल का ख्याल रखे। फालतू उसको सुविधा नहीं दे, बहुत बड़ा मोबाइल नहीं दे, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं दे घूमने के लिए। उसको कंट्रोल में रखे, निगरानी में पढ़ाई लिखाई कराए तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, वो बच्चा आगे जाकर कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि बच्चा को आगे अच्छा करने के लिए उसका बेसिक एजुकेशन बहुत सही होना चाहिए। 6 से 10 तक की पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए। तो गार्जियन 6 से 10 तक बच्चा पर निगरानी रखे, क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसका भी निगरानी रखे, और सारा उसका करते रहें, ध्यान रखे उसका। हाँ। जी। तो उस तरीके से मतलब ये इनका कहना है सर का कि अगर कोई बच्चा अगर आपका कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, तो उसके टाइम पे ध्यान रखिए, उसकी जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बच्चा और किसी गलत संगत में है, तो आप उसको रोक लीजिए। अगर आपको लगता है तो रोक लीजिए, अन्यथा फिर वरना वही कोई क्राइम कोई और करेगा, उसमें फंस जाएगा इसमेमें। कि आप कहाँ के रहने वाले हुए? मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और जॉब आपकी कब लगी? 1994 में। तो 94 का वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे स्कूली जो व्यवस्था थी, जो पढ़ाई का जो माध्यम था, आज के कंपेयर में अगर देखें तो सरकारी स्कूल छोड़ के दूसरी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्या आप भी वही छात्र हैं सरकारी स्कूल से? सरकारी स्कूल से ही, गांव से ही जी। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, एलएस कॉलेज में पढ़े। तो आपको सरकारी जॉब में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला, या फिर ये कोई जरूरत थी कि कोई सरकारी नौकरी कर लेना है, या फिर कोई मोटिवेशन था कि नहीं मुझे भी ऐसा बनना है? हमसे बड़े भाई थे। अच्छा। वो पहले से ही तैयारी वारी कर रहे थे, तो उनको नौकरी नहीं लगी थी। अच्छा। एमए पास करने के बाद 4 साल बेरोजगार थे, उसके बाद नौकरी लगी। तो उनका देखे थे हम संघर्ष कि इतना एज में नौकरी लगेगा तो फिर क्या होगा। तो शुरू से ही हम लोग इंटर पास किए, उसके बाद तैयारी शुरू कर दी, जीके वगैरह पढ़ने लगे, कंपटीशन का तैयारी करने लगे। करते करते बीएससी ऑनर्स किए, सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ गया 93 में। अच्छा। फिजिकल हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ, 94 में सिलेक्शन हो गया। ओके। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन कर लिया। तो ये जो सफ़र रहा है,
ये निश्चित तौर पे जितने आप आसानी से शब्दों में कह दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस समय इतना आसान था नहीं ये। जी नहीं। तो अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें, जो आपके पारिवारिक उस समय जो पृष्ठभूमि थी, उसमें मतलब किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? पढ़ाई लिखाई के लिए क्या सारी चीजें आपको सुविधा मिल जाती थी, या उसके लिए भी आपको संघर्ष करना बहुत पड़ता था? फादर छोटा किसान थे, अच्छा लेकिन मैं जब क्लास 7 में पढ़ता था उस समय से ही बच्चा लोग को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। तो बहुत सारा गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। उसमें कुछ पैसा मिल जाता, ऐसा नहीं है कि सब पैसा देता था जी। जैसे 75% फ्री वाला रहता था। अच्छा। जो दे दिया, मांगते किसी से नहीं थे। ठीक है। जो दे दिया उससे मेरा खर्चा निकल जाता था, तो उसी में अपना किताब कॉपी खरीद लेते थे, अपना पैंट शर्ट भी सिला लेते थे। अरे वाह। और गांव से ही 15 किलोमीटर जाकर हाँ। कॉलेज करते थे, साइकिल से आना जाना, तो सारा अपना खर्चा मेंटेन कर लेते थे। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट एजुकेशन माना जाए इस चीज को। हालांकि आज के वक्त में बच्चों के लिए अनेकों सुविधाएं हैं, पेरेंट्स चाहता है कि क्या से क्या कर दें। तो उस समय जब आप लोगों को देखते थे, गांव में बेरोजगारी भी ज्यादा होगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, संघर्ष होंगे, पैसे की कमी तंगी रहती होगी, आपके अपने परिवार में भी तंगी थी, तो पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये सब कुछ छोड़ करके अब कहाँ पढ़ाई लिखाई करें, घर की जरूरत है, ये सब छोड़ के कुछ और प्राइवेट जॉब कर लेते हैं? तो क्या ऐसा भी कभी कोई सिचुएशन है? मन करता था, लेकिन हमसे बड़े भाई थे ना, हाँ। तो वो मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं नहीं अच्छा से तैयारी करो, पढ़ो, बहुत ध्यान देते थे, बहुत गाइड करते थे, और उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग पढ़े। मतलब ये मान लिया जाए कि अगर आपको कोई और चीज भटकाने की कोशिश कर रहा है क्षणिक लाभ के लिए, तो वहां भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आप अपना भटकते ही नहीं थे। मेरा सर्किल भी था सब गड़बड़ के साथ। अच्छा। जो भी मेरा दोस्त था, हाँ। सब गलत टाइप का आदमी सब था, लेकिन उसका गलत चीज हम नहीं। जैसे एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि दोस्तों की बात है तो गांव में कैसा रहता है, गांव में जानते ही हैं। हाँ। कोई खैनी खाने वाला है, कोई ये करने वाला है, लेकिन हम कभी वो सब चीज नहीं किए। तो जब नौकरी लगी तो क्या विश्वास हुआ कि मेरा हो गया है? हाँ, पहले जब एग्जाम दिए थे तो कंफर्म थे कि फिजिकल अगर कंप्लीट कर जाएंगे, हाँ। तो रिटर्न में गारंटी था कि हमारा होना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था मतलब पढ़ाई? हाँ, तो फिजिकल कर गए थे, रिटर्न भी बहुत अच्छा गया था। और भी जो भी दोस्त था सब लोग से पूछताछ किए थे, तो वो लोग सब 65-70% ही सही बनाया था। अच्छा। हम बनाए थे 75 to 80% के बीच करेक्ट बनाए थे। तो एकदम कंफर्म था कि मेरा रिटर्न में आएगा ही। क्या अंतर है उस समय के एजुकेशन सिस्टम में, जो सुविधाएं थी या तैयारी करने का जो तरीका था, आज का जो जनरेशन है वो जो तैयारी कर रहा है, कितना फर्क आप देखते हैं? उस समय का तो परंपरागत था, अपना सिर्फ किताब से ही पढ़ सकते थे या टीचर से गाइड हो सकते थे। लेकिन आज का जो एजुकेशन है, सारा मटेरियल घर पर ही उपलब्ध है। ऑनलाइन गूगल पर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई ऑनलाइन लेक्चर खरीद सकते हैं, और कोटा का कोचिंग आप घर बैठे कर सकते हैं, पटना कोचिंग आप गाँव में बैठे कर सकते हैं। उस समय जानकारी जुटाने के लिए संघर्ष करना होता होगा? उस समय हम लोग गाँव में टीचर ही नहीं थे। अच्छा। मैं अपने गांव का पहला बीएससी। अच्छा। मेरे पहले एक और बीएससी एग्रीकल्चर किए थे, हाँ। जो बाहर ही रह के पढ़े थे, थोड़ा अमीर घर के थे। अच्छा। और बाहर से ही वीडियो बन गए। अच्छा। लेकिन एक सिंगल हम थे जो गांव में रह के पहला बीएससी किए थे। 8 से बहुत लोग थे, मेरे भैया थे, मैं LLB थे। हाँ। लेकिन पहला बीएससी हम किए थे, साइंस से पहला। जैसा कि आप इस 29 साल में जो आपका करियर रहा है, इसमें आपके अपने जो बच्चे हैं वो काफी सफल हैं, और निश्चित तौर पे बच्चों की सफलता में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के आप सफलता को हासिल करने में मुश्किल हो जाती है थोड़ी। तो आप अपने बच्चों के बारे में जरा बताएं, कौन कौन से बच्चे किस पोस्ट पे हैं? पहले ये बता दीजिए। मेरे 3 बच्चे हैं जी। एक सबसे बड़ी बेटी है। अच्छा। जो वर्तमान में SKMCH मुजफ्फरपुर में MBBS फाइनल ईयर की एग्जाम दे रही है जी, अभी दे रही है। सेकंड बच्चा BTech IIT दिल्ली से जस्ट अभी पास आउट हुआ है। ओके। उसका कंपनी में नौकरी लग गया है। थर्ड बच्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में, अच्छा, 4th सेमेस्टर क्लियर कर लिया है। ओके। अभी 5th सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसका। तो एज ए पेरेंट्स अपने काम को करते हुए, पुलिसिंग बहुत मुश्किल जॉब होता है, बाहर से लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है, वर्दी पहन लिया आप तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 24 आवर का जॉब है ये। जी जी। और शायद इकलौता ऐसा जॉब है फोर्स के बाद में, आर्मी के बाद में, जहाँ पे आपको 24 आवर इन्वॉल्व रहना होता है। तो ऐसे में बच्चों को कैसे आप गाइड करते थे, बच्चों को कैसे उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे? वो कौन कौन सी ऐसी बातें थे जो कभी आपको समझाना पड़ता था? जरा इसके बारे में बताएं। बच्चा का प्रोग्रेस चेक करते थे। अच्छा। जैसे 2006 में जब पटना आए हम, तो DAV ट्रांसपोर्ट नगर में तीनों बच्चा मेरा था, लेकिन बेटी शुरू से ही इंटेलिजेंट थी। अच्छा। तो संतुष्ट नहीं थी स्कूल से, बोली कि हम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जबकि 96-95% नंबर लाती थी।
तो किसी तरह मेहनत करके उसको डॉन बॉस्को एकेडमी पटना में कराया, वहीं से वो 10 की, और 10 के बाद उसको कोचिंग में डाल दिए थे, मेडिकल कोचिंग में। अच्छा। और उसके बाद 2 साल पटना में कोचिंग की, हाँ। उस साल नहीं हुआ। अच्छा। 1 साल कोटा भेजे, तो वो MBBS में नीट के थ्रू सिलेक्शन हो गया उसका। ओके। और दूसरे बच्चे की बात करें तो? दूसरा बच्चा मेरा, दोनों बेटा एवरेज स्टूडेंट था। सेकंड वाला एवरेज था और छोटा वाला एकदम एवरेज से भी बिलो था। अच्छा। तो बड़ा वाला बेटा को क्या किए हम, 4 में DAV से हटाकर एक प्रिपरेटरी स्कूल 12 घंटा का होता है, अच्छा। दून करके चलता था, PC कॉलोनी कंकरवाल में, अच्छा। उसमें उसको डाले 2-2.5 साल। तो वहाँ पर उसको अच्छा से पढ़ाया और बहुत इंटेलिजेंट हो गया वो 2-2.5 साल में। उसके बाद वो टीचर बोले ना कि इसको कहाँ रखे, घर में ही पढ़ाना है कि बाहर आवासीय में रखना है। तो घर में दोनों बच्चा काफ़ी बदमाशी करता था, दोनों तोड़ फोड़ ज़्यादा करता था। अच्छा। और बेटी को भी नहीं पढ़ने देता, अपने भी नहीं, दोनों पढ़ता था, उसको भी नहीं पढ़ने देता था। तो हम टीचर को बोले ना कि सर इसको एक को हम बाहर करना चाहते हैं। तो वो बताया कि बिहार में पढ़ाना चाहते हैं कि बिहार से बाहर। हम बोले बिहार से बाहर का बजट नहीं अलाउ है, हम लोग को टाइम का भी दिक्कत है, थानादारी में फुर्सत उतना है नहीं कि मिलने जाएंगे या। तो बोला कि बिहार में 3 स्कूल है जिसमें आप आवासीय रख सकते हैं। एक है बिहार झारखंड सैनिक स्कूल तिलैया, RK मिशन देवघर, और एक ये विद्या विहार पूर्णिया। चूँकि इंग्लिश मीडियम में बच्चा था मेरा, सीमतल्ला में जा नहीं सकता था, नवोदय विद्यालय में नहीं जा सकता था, इसलिए ये तीनों का चॉइस दिया कि तीनों में आप जहाँ पढ़ाना है पढ़ा लीजिए, अच्छा स्कूल है। तो तीनों टेस्ट दिलाए थे हम। एक RK मिशन देवघर का दिलाया टेस्ट, उसमें रिटर्न में आ गया था, इंटरव्यू में छट गया। अच्छा। और इसके बाद विद्या विहार पूर्णिया का दिलाए थे, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था फाइनली। और सैनिक स्कूल तिलैया के दिलाए थे, उसमें भी फाइनली सिलेक्शन हो गया। मतलब पढ़ाई के दौरान जो ये चीज़ें, जो घटनाक्रम थी, इसमें आपका पूरा फोकस था कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका मार्क्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, और बीच बीच में टीचर से संपर्क करते थे आप। तो इस दौरान जब वो सफल होने के क्रम में आगे बढ़ रहे थे, तो उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नज़र में आई और आपको लगा कि ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, उसको आपने कैसे रोका और वो कौन सी बात थी? हाँ, बेटा का जब सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया तो 6 में अच्छा से पढ़ा। अच्छा। जब 7 में गया तो वहाँ 7 में होता क्या है कि सीनियर और जूनियर को मिक्स कर देता है। अच्छा। जूनियर उससे, सीनियर उससे जूनियर से काम करवाता है बहुत। अच्छा। तो इसका मेंटलिटी थोड़ा दूसरे तरह का है। कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत परेशान कर दिया। वहाँ गार्ड टीचर फ़ोन किया कि आइए भाई अपना बच्चा को मिलिए, देखिए। गए तो कहा कि ना हम नहीं पढ़ेंगे स्कूल। क्यों नहीं पढ़ेंगे, कारण कुछ नहीं बताता था। तो हमको पता चला यही टीचर लोग से कि देखिए उस सीनियर के साथ रखने पर सीनियर लोग काम कराता है। कोई कहेगा मच्छरदानी टांग दीजिए, अच्छा। कोई कहेगा जाओ ये रैगिंग, मिनी रैगिंग टाइप। हाँ, मिनी रैगिंग टाइप होता है ना, इसलिए ही नहीं रहना चाह रहा है। अच्छा। तो हम उसको बोले ना कि देखो ये बीच में तुमको अगर ले जाएंगे तो वहाँ किस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, घर में बैठना पड़ेगा 6 महीना, फिर एडमिशन अगला साल होगा। एक काम करो, 7 किसी तरह कर लो और 8 में तुमको हम यहाँ से ले चलेंगे। तो उसके बाद वो 7 किया, 8 के बाद खुद बॉस बन गया वहाँ का, सीनियर बन गया। तो उसके बाद कभी नहीं बोला कि हम घर जाएंगे। तो वहाँ से 10 तक किया, ऐसे +2 तक होता है सैनिक स्कूल, लेकिन हम 10 में ही उसको विड्रॉ कर लिए, इसलिए कि हम सेना में नहीं भेजना चाहते थे। अच्छा। और वहाँ से करके उसको कोटा कोचिंग के लिए भेजे और वहीं से IIT दिल्ली में सिलेक्शन। तो आपसे तो अपराधी डरते हैं, क्रिमिनल डरते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि घर में भी ये पुलिसिंग वाला जो है वो डर रहा, वहाँ पे बच्चों को लगा नहीं पिताजी तो भाई पुलिस में है तो पढ़ाई और अच्छे से करना है, ऐसा कभी कुछ? नहीं, बच्चा पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए कि थाना में भी रहे हम लोग। हाँ। तो थाना से बाहर ही ज़्यादातर डरा रखे। अच्छा। स्टार्टिंग में रखे थे जी, झाझा थाना में, जमुई जिला में थे जी। तो वहाँ 6 साल रखे थे। तो उस समय बच्चा छोटा छोटा था, पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था। तो उस समय रखे। उसके बाद सीतामढ़ी एक पुपरी थाना था, वहाँ कुछ दिन रखे थे, 3-4-6 महीना रखे थे। उसके बाद प्राइवेट में ही रखे हम सबको, इसलिए थाना से दूरी बना कर रखे थे। अच्छा। मतलब उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं आने दिया क्योंकि बिल्कुल पुलिस का प्रभाव कुछ नहीं पड़ा। हाँ, घर में छोटा मोटा तनाव तो होता ही रहता है ना, वाइफ से हो जाता था। इसलिए हो जाता था कि आप ये काम करते नहीं करते हैं, वो काम करते नहीं करते हैं। चूँकि पुलिस में जानते ही हैं जी, थोड़ा ज़्यादा यस मैन बन के रहते थे। जूनियर में भी थे तो सीनियर के थानेदार के साथ एकदम हमेशा यस मैन बन के रहे। जी जी, हमेशा नंबर 1 रहे थाना में, इसलिए कभी कभी होता था। फिर धीरे धीरे एज बढ़ा तो भी ठीक हो गया।
तो एक प्रभाविक तौर से इंटरव्यू के अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी आज के डेट में पेरेंट्स हैं और जो बच्चों को फोकस कर रहे हैं या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने निजी अनुभव से जब आप छात्र जीवन में थे तो उससे कुछ 2-4 लाइन बताइए उनको कि वो कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे या कौन कौन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो उनका फोकस बना रहेगा और पढ़ाई पे वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। बच्चा को तो सबसे पहले तो गार्जियन को गाइड करना ही चाहिए, पहली बात। और बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो बच्चा को अपना रूटीन से पढ़ना चाहिए। जैसे अगर जो बच्चा +2 तक चला गया, ठीक है, तो उसको दोनों मिला के स्कूल और कोचिंग या जो भी है सेल्फ स्टडी सब मिला के कम से कम 12 घंटा पढ़ना चाहिए उसको। 12 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, 12 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। और उसका 6 से 10 तक का बेसिक एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए। होने से आगे उसको पढ़ने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। तब वो बच्चा IIT या किसी भी फील्ड में UPSC वगैरह कर सकते हैं जी। हाँ। एजुकेशन तो बच्चे को करना है, पढ़ाई उनको करना है। पेरेंट्स की कितनी भूमिका है? क्या किसी स्कूल में एडमिशन करा देना, किसी कोचिंग में एडमिशन करा देना भर ही किसी पेरेंट्स का काम है या उसके बाद भी उनके लिए कोई काम है बच्चों के लिए? बच्चा का जब एडमिशन हो गया जी, तो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि उसका प्रोग्रेस को देखना, ठीक है, करना, और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये देखना, और साथ ही साथ अपने भी पढ़ना। जो ठीक है, जैसे आप मत किताब पढ़िए लेकिन पेपर ही पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, तो आप बच्चा देखेगा आपको पढ़ते हुए तो खुद वो पढ़ेगा कि पापा मम्मी जब पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना चाहिए। आप पेपर ही पढ़िए, पत्रिका ही पढ़िए, माहौल दीजिए वैसा। वैसा माहौल बनाइए घर में। उससे होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा और बच्चा भी मेहनत करेगा। तो इसमें यह भी है कि जो आपकी एक्टिविटी है वही चीज बच्चे अडॉप्ट करते हैं। अगर आप घर में अगर आप मतलब मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। तो मेनली टेस्ट रिपोर्ट आ गया, एग्जाम जब आता है, रिजल्ट आता है, तो क्या किया जाए पेरेंट्स के द्वारा? हाँ, तो पेरेंट को ध्यान करना चाहिए कि बच्चा कहाँ प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, किस सब्जेक्ट में कम नंबर आया, क्या नंबर आया, इस वह अवलोकन करते हुए उसको मोटिवेट करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। जी। हाँ, दोस्त बन के कि तुमको ये चैप्टर कमज़ोर है, इसमें कम नंबर आया है, इसको ऐसे पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ना चाहिए, गाइड। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कम नंबर आया पकड़ के पीट दिए। हाँ, तो ना ये सब गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। चाहे बहुत पेरेंट होता है ना कि ना मेरा बेटा है पढ़ लेगा, ये अपने सब कुछ कर लेगा, तो वो कहने से नहीं होगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होगी। ठीक है, हम गार्जियन, हमको नहीं पता है, हम किसी और दोस्त से बात करके लेकिन उसको मोटिवेट करेंगे कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है। अगर हम एक लाइन में इसको अगर हम कंक्लूड करें तो कहने का मतलब गाड़ी कितनी भी महंगी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, गाड़ी को अगर स्टार्ट कर दीजिएगा, गियर में डाल दीजिएगा तो चलेगा ही चलेगा जी। लेकिन इसका मतलब कि नियंत्रित चलाने के लिए एक ड्राइवर का होना जरूरी है उस गाड़ी को। उसी तरीके से बच्चा आपका पढ़ लेगा, लेकिन अगर नियंत्रित होकर के पढ़ेगा, इसके लिए पेरेंट्स को एक अच्छा ड्राइवर की तरह उस बच्चे का संचालन करना पड़ेगा, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के समय समय पे ब्रेक भी लगाना होगा। कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकना भी है ना, समय समय पे स्पीड भी देना है, कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेरित भी करना है। और जब ये सारी एक्टिविटी आपके अनुसार मैं कह रहा हूँ अगर करता है तो बच्चा अच्छे तरीके से निकल जाएगा और निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। थैंक यू सर।